Yes, this is a fast track revision on a topic called e-voting and postal ballot. So what do you mean by fast track revision? सारे टेक्निकल पॉइंट्स मैं 5 से 7 मिनट के अंदर बोलूंगा, तो इट सेव्स योर टाइम एंड बहुत कम टाइम में आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको याद हो, ई वोटिंग ये किन कंपनियों के लिए कंपल्सरी होता है, जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, एवरी लिस्टेड कंपनी हुज इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, नंबर 1। नंबर 2, कंपनी हैविंग ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 शेयर होल्डर्स, इन दो कंपनी के लिए कंपल्सरी है ई वोटिंग। तो एग्जाम में जैसे लिस्टेड कंपनी देखोगे, हड़बड़ाना मत, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपकी कंपनी लिस्टेड है एसएमई स्टॉक एक्सचेंज पर, या आपकी कंपनी लिस्टेड है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर। मैंने समझाते वक्त आपको बैकग्राउंड बताया था। तो ऐसे केसेस में आपको ई वोटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करना मैंडेटरी नहीं है, और निधि कंपनीज को भी ये मैंडेटरी नहीं है। सर इसका बात बताइए, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए क्या ई वोटिंग मैंडेटरी हो सकता है? यस, इफ दे आर हैविंग 1000 और मोर शेयर होल्डर्स, तो अनलिस्टेड कंपनी के लिए भी ई वोटिंग मैंडेटरी हो सकता है। सर ई वोटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? साइबर सिक्योरिटी को फॉलो करते हुए हम यहां पर वोटिंग कंडक्ट करवाएंगे। यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है रिमोट ई वोटिंग का, यानी शेयर होल्डर्स घर बैठे बैठे अपने वोटिंग लिंक का इस्तेमाल करके वोट कर सकते हैं। मीटिंग अगर सपोज मैं बोलूं, मीटिंग अगर 17 अक्टूबर को है, तो 16 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक वोटिंग लाइन खुली रहती है, फिर वोटिंग लाइन बंद हो जाती है रिमोट ई वोटिंग में। यानी वहां एक ई वोटिंग का विंडो होता है विच शुड बी गिवन फॉर मिनिमम 3 डेज बिफोर द मीटिंग। मिनिमम 3 डेज उनको ई वोटिंग का विंडो मिले, मिनिमम, ज्यादा भी दे सकते हैं, पर मिनिमम 3 डेज आपको उनको ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना होगा। और अगर आप चाहें तो वेन्यू पर आके भी वोट कर सकते हैं। पर अगर आपने रिमोट ई वोटिंग कर दी है एक्सरसाइज, can you change your votes again at the venue? No. Can you vote again at the venue? No. Can you come in the meeting? Can you come in the meeting and attend the meeting? Yes. आप आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर वोट नहीं कर सकते। आपकी मौजूदगी कोरम में काउंट होगी। इनफैक्ट मीटिंग में कोरम भी मौजूद होना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? सो रिमोट ई वोटिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है जहां पर वोटिंग एट द वेन्यू भी है, रिमोट ई वोटिंग भी है, बट दोनों आप एक्सरसाइज एक बार वहां एक्सरसाइज करने के बाद वापस वेन्यू पर वोट आप नहीं कर सकते। इज इट फाइन? ओके, यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है कट ऑफ डेट बोलकर। कट ऑफ डेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो मैक्सिमम गैप जो होगा बिटवीन द कट ऑफ डेट, एक डेट होगा उस दिन अगर आपका नाम है, देन यू आर एलिजिबल टू वोट। द मैक्सिमम गैप बिटवीन द कट ऑफ डेट एंड द जनरल मीटिंग डेट कैन बी 7 डेज। सो इसका मतलब क्या है? अगर 17 सितंबर आपकी एजीएम है, 17 सितंबर, तो कट ऑफ डेट 10th को हो सकता है, पर उसके पहले नहीं। इट कैन नॉट बी अर्लियर देन 7 डेज बिफोर द मीटिंग। इट कैन नॉट बी 9th, 8th, 7th, क्योंकि मैक्सिमम गैप 7 डेज का हो सकता है। सो कैन इट बी 11th? यस। 12th? यस। 13th? यस। 14th? आप बोलोगे हाँ सर गैप नहीं है 7 डेज से ज्यादा, पर एक प्रॉब्लम है, 13th आपकी कट ऑफ डेट हो ही जानी चाहिए, बिकॉज 14, 15, 16 विंडो जो ओपन करना है उसके पहले कट ऑफ डेट तो अचीव होना चाहिए। सो कट ऑफ डेट 14th अगर होता है तो वायलेशन हो जाएगा। बताओ कैसे? क्योंकि फिर आपकी विंडो 15th खुलेगी, 16th खुलेगी। 16th को 5 बजे बंद होना ही होगा अगर 17 तारीख को मीटिंग है। हाँ सर 15th खुली, 16th खुली, और 2 ही दिन खुली। और अभी थोड़ी देर पहले हम ही ने पढ़ा था दैट ई वोटिंग विंडो मस्ट बी मिनिमम 3 डेज। ओके, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को पूरा रूपरेखा रेडी करना है। सो दिस वाज अबाउट ई वोटिंग। यहाँ जब नोटिस जाती है तो नोटिस में लिखा रहता है कि आपको फैसिलिटी दिया जा रहा है। नोटिस में पूरा प्रोसीड्यूर समझाया जाता है कि कैसे कैसे होगा, और सब बता दिया जाता है, डिटेल्स अबाउट द लॉगिन आईडी। और ये 5 बजे वाली बात ये सब एल कैटेगरी की है, बिकॉज प्रोसीड्यूर ऑफ ई वोटिंग में आपको समझना होगा। Now, यहाँ एक स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट होता है जो अनब्लॉक करेगा वोट्स को इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 विटनेस। स्क्रूटिनाइजर विल बी अ पर्सन हु इज नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है। एंड चेयरमैन विल अनाउंस द रिजल्ट्स विद इन 48 आवर्स ऑफ द मीटिंग एंड इट मस्ट बी इन्फॉर्म टू द स्टॉक एक्सचेंज वंस द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड। तो ये सारी चीजें हमने देखा था, और यहाँ पे एजेंसीज लाइक एनएसडीएल एंड सीडीएसएल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते हैं कि नॉर्मली कोई प्रपोजल आता है, मोशन आता है, तो उसको कोई सेकंड करने वाला होता है, एंड देन वोटिंग इज डन। बट इन ई वोटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंडिंग डज नॉट अराइज। ई वोटिंग में सेकंडिंग का कॉन्सेप्ट अराइज नहीं होता है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई मोशन तो पहले ई वोटिंग का आपको रिमोट ई वोटिंग में तो लोग वोट कर चुके हैं, तो मोशन एंड सेकंडिंग का कॉन्सेप्ट यहां पर अराइज बिल्कुल नहीं है। सो जिस दिन ई वोटिंग हम लोग किए थे उसी दिन हम लोग पोस्टल बैलेट भी किए थे, बट उसके पहले वी हैव स्टार्टेड विद द सेक्शन 109 दैट इज डिमांड फॉर पोल। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि पोल चेयरमैन खुद कंडक्ट करवा सकता है बिना कोई एप्लीकेशन के,
या जब कुछ शेयर होल्डर्स, जब हम लोग फिगर देखेंगे, उतने शेयर होल्डर्स अगर अप्लाई करें, और यहां पे मेंबर्स खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड इवन प्रॉक्सी कैन अप्लाई एंड डिमांड फॉर पोल। रिमेंबर दिस, कितने लोग? मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर और मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख। सर वापस रिपीट करिए, मेंबर्स होल्डिंग मिनिमम 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर और मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख। और यहां देखिएगा, ये पोल कंडक्ट होगा, पोल पेपर्स के जो फॉर्मेट होते हैं वो MGT 12 में आते हैं। पोल में क्या होता है, अगर आपकी शेयर होल्डिंग ज्यादा है तो वोटिंग राइट्स भी आपके पास ज्यादा रहेगी। ये फिगर्स बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, MCQ के लिए भी याद रखिएगा। पोल जो है, ये डिमांड फॉर पोल, यहाँ स्क्रूटिनाइजर भी अपॉइंट किया जाएगा जो इस प्रोसेस को वो करेगा पूरा, और स्क्रूटिनाइजर अपनी रिपोर्ट जमा देता है। पोल के जो भी रिपोर्ट आते हैं इन MGT 13 दिस रिपोर्ट इज गिवन। ओके, within 7 days of completion of the poll the scrutinizer must submit the report to the chairperson। ये लाइंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, आंसर्स में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। कोई कि अगर मिस हुए थे तो ये लिख लीजिएगा, स्क्रूटिनाइजर जो रिपोर्ट देता है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ MGT 13 and he must submit his results report within 7 days of the completion of the poll। Can you get these words? Proxy can't vote, remember this, they can apply for poll, ये मैंने बताया था आपको। और सपोज पोल पे कोई डिसीजन आता है, 10 अक्टूबर को मीटिंग हुआ था पर पोल 12 अक्टूबर को हुआ था, बट द डीम्ड डेट ऑफ डिसीजन विल बी 10 अक्टूबर। ये यहां पर लिखा हुआ था पोल के केस में, पोल के सेक्शन के लास्ट पॉइंट में लिखा था कि रिजल्ट्स माना जाएगा मीटिंग वाले दिन ही वो क्लियर हो गया था। एंड पोल डिमांड करने के बाद यू कैन ऑल्सो विड्रॉ इट एनी टाइम, और अगर मीटिंग को एडजर्न करने की या चेयरमैन को अपॉइंट करने की बात होती है, देन द पोल मस्ट बी टेकन इमीडिएटली। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो ये था ई वोटिंग एंड पोल, and this was a good question जो we have done in the class again, and I request everyone to do this question again। बहुत थोड़ा सा ट्रिकी है, जो कट ऑफ डेट के कॉन्सेप्ट को यहाँ समझाता है, और ये कुछ मैंने आपको होमवर्क भी दिया था यहाँ पर, and these things have been done। So this was talking about e-voting। Now let us come to the topic called postal ballot। तो postal ballot में what happens, कुछ मैटर्स हमारे कंपनी लॉ में ऐसे होते हैं जो आपको पोस्टल बैलेट के मोड से पास कराना है। OR SR दो टाइप के रेजोल्यूशन है, तो आप बोलते होंगे सर पोस्टल बैलेट रेजोल्यूशन थर्ड टाइप का। नो 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 नो, OR ही बाय पोस्टल बैलेट पास होता है कुछ केस में, SR ही बाय पोस्टल बैलेट पास होता है। तो पोस्टल बैलेट कौन से मैटर्स में कंपलसरी होता है, ये हमारे कंपनी लॉ में मैटर्स का लिस्ट दिया हुआ है जो आपको लर्न करना है, और सिलेबस में पढ़ते पढ़ते आपको याद हो भी जाएगा। ये जो मैटर्स हैं जो पोस्टल बैलेट के थ्रू आपको करना होता है। ओके, सो ये क्यों आया कॉन्सेप्ट पोस्टल बैलेट का, मैंने आपको बताया था ताकि शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी इन्वॉल्व किया जाए, और इंपॉर्टेंट मैटर्स वी वांटेड टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी। सर पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग में मेन फर्क क्या है? यहाँ एक्चुअली में कोई फिजिकल मीटिंग नहीं है। ई वोटिंग में कम से कम आपने देखा था कि वेन्यू पर तो लोग आके दे रहे हैं, रिमोट ई वोटिंग दोनों की सुविधा थी। पोस्टल बैलेट पे कोई फिजिकल मीटिंग होता ही नहीं है, आप लोगों के घरों में नोटिस भेज देते हैं विद द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन एक्सप्लेनिंग द रीजंस व्हाई दिस मैटर शुड बी डिसाइडेड, and people have to reply this in self-addressed envelopes। business reply envelopes लोगों के घर भेजे जाते हैं, self addressed envelopes दिया जाता है, they have to reply within 30 days। so what is this business reply envelopes? कंपनी पोस्ट ऑफिस के संग बात करके business reply envelopes का एक रजिस्ट्रेशन ले लेता है, उस पे स्टैंप नहीं लगता, जो रजिस्ट्रेशन नंबर एनवेलप पे लिखा रहता है, इट मींस द कंपनी हैज प्रीपेड दैट अमाउंट ऑफ चार्जेस टू द पोस्ट ऑफिस। तो उसमें क्या होता है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रिप्लाईज के बेसिस पर कंपनी वो हायर कर लेता है, बुक कर लेता है एडवांस में, दैट ये हमारे इतने बुकिंग्स तो आएंगे ही। तो दिस रजिस्ट्रेशन नंबर जो लिखा रहता है वो बस वैलिडिटी चेक किया जाता है जब लोगों के रिप्लाई आता है कि उसी रजिस्ट्रेशन नंबर में रिप्लाई आया है या नहीं आया है। एंड देन वी हैव स्क्रूटिनाइजर हियर ऑल्सो, एंड स्क्रूटिनाइजर जो है वो वोट्स को काउंट करके रिजल्ट्स अनाउंस कर देता है। जो 30 दिन बाद लोगों के रिप्लाई आते हैं, दैट रिप्लाई इज इनवैलिड। OR या SR कोई भी केस हो सकता है पोस्टल बैलेट का। सो पोस्टल बैलेट कौन से मैटर्स में हम डिस्कस नहीं कर सकते, कोई कंपनी ऑर्डिनरी बिजनेस वाले मैटर्स पोस्टल बैलेट से नहीं हो सकते, या जिन मैटर्स पे डायरेक्टर एंड ऑडिटर को राइट टू बी हर्ड होता है वो भी पोस्टल बैलेट से नहीं हो सकता। कुछ कंपनीज में वो कंपल्सरी मैटर्स भी पोस्टल बैलेट से नहीं होगा। सर ऐसी कौन सी कंपनी है? मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर आपकी कंपनी, रिमेंबर, अगर आपकी कंपनी OPC है या आपकी कंपनी में अप टू 200 मेंबर्स हैं, इवन प्राइवेट कंपनी में तो हमेशा ही होता है, पब्लिक कंपनी में भी अगर अप टू 200 मेंबर्स हैं, तब चाहे वो आइटम्स कंपल्सरी मैटर वाले लिस्ट में हो, इनको फिर पोस्टल बैलेट जरूरी नहीं है।
सर पोस्टल बैलेट कंपल्सरी मैटर नहीं है, फिर भी मैं कर सकता हूं। यस कर सकते हो, बट 2 मैटर्स में आप पोस्टल बैलेट नहीं कर सकते, मैंने अभी बताया भी था। ऑर्डिनरी बिजनेस वाले मैटर्स जो एजीएम में है, एंड मैटर्स वेयर डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स हैव अ राइट टू बी हर्ड। नाउ देयर वाज अ गुड क्वेश्चन इन पोस्टल बैलेट। एक लिस्टेड कंपनी इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है and it wants to change its registered office outside the city. It discussed this matter by e-voting instead of postal ballot. Is it correct? तो हमने देखा था कि कभी-कभी some matters can be discussed, compulsory matter है, change of registered office outside the city was mentioned in that list of compulsory items. So if you discuss it by e-voting, then even if you don't pass postal ballot in some matters, it will not be a violation. Instead of postal ballot, you can discuss it by e-voting. But wait, वहां आपने लॉ को ठीक से नहीं पढ़ा। ये कंपनी पहले क्वेश्चन में इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है, यानी यहां पर ई वोटिंग फैसिलिटी देना कंपलसरी नहीं है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था। एंड वो लॉ क्या बोल रही थी, पोस्टल बैलेट की जगह आप ई वोटिंग उन मैटर्स में पास कर सकते हैं जहां पे ई वोटिंग कंपलसरी होता है, और आपने ई वोटिंग जिन कंपनियों के लिए कंपलसरी होता है एंड वो ई वोटिंग के थ्रू कर लिया है, तो पोस्टल बैलेट का रिलैक्सेशन है। इस पर्टिकुलर कंपनी में ई वोटिंग वाज नॉट कंपलसरी, दे हैव डन इट बाय ई वोटिंग। You cannot take advantage of that line that they have done it by e-voting. Postal ballot is not required. Postal ballot is not required in those cases where e-voting was used, where the e-voting facility was required and it was compulsory. In this case, e-voting facility was not compulsory because it was listed on Innovators Growth Platform. So here, this matter should have been done by postal ballot itself and not e-voting. Okay, देख लीजिए सर वो लाइंस कहाँ हैं जिसकी आप बार बार हमें याद दिला रहे हैं। यस, दिस लाइन, provided that any item of business required to be transacted by postal ballot may be transacted by at a general meeting by a company by e-voting. मिला आपको? Provided the facility to vote by electronic means in the manner by a company which is required to provide the facility. Yani for companies where e-voting is mandatory, they can take advantage of this line, other companies cannot. So ये था पोस्टल बैलेट का पूरा ज्ञान। और यहाँ पर एक पॉइंट प्रोसीड्यूर में मैं भूल गया, अभी आपके संग डिस्कस हो रहा था। ये जो नोटिसेस जाती है ना ई वोटिंग की या पोस्टल बैलेट की, ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं जाएगी, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मींस, कोरियर सर्विस, ये सब आपको आंसर्स में लिखना है। तो ये रिविजन आपको याद दिलाएगा। उसके बाद 2 न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट भी होगा पोस्टल बैलेट के नोटिस का, वेबसाइट पर भी आएगा। प्लीज डू रिमेंबर टू नोट दीज पॉइंट्स एंड आंसर्स। फिर वो स्क्रूटिनाइजर का रिपोर्ट 7 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, लास्ट पोस्टल बैलेट के सब रिसीट आने के बाद। तो अभी इसके प्रोसीड्यूर अच्छे से याद करोगे। सुनने में बहुत रोजी लगता है, पर ये प्रोसीड्यूर अब सुनने के बाद ये एडवर्टीजमेंट, वेबसाइट, ये भी आंसर्स में आने चाहिए। रिजल्ट्स प्लस स्क्रूटिनाइजर्स रिपोर्ट वेबसाइट पर जाता है। 30 डेज के बाद जो आते हैं उनकी वैल्यू नहीं है, ये आपको याद रखना है। इज इट फाइन? So e-voting and postal ballot, both of them revised today. Thank you so much. Wait, एक मिनट रुक जाइए। वैसे ही e-voting के प्रोसीड्यूर में भी आप देखोगे, एक चीज मिस ना हो जाए, e-voting के प्रोसीड्यूर में भी you have to cannot change the vote, voting scrutinizer, unblock. Yeah, I have covered these points. Thank you so much. So long questions, short questions, घुमा के questions कैसे आएंगे, all things are discussed. And याद रखना पोस्टल बैलेट में जो भी रेजोल्यूशंस आप डिस्कस करते हैं उसको मिनट बुक ऑफ शेयर होल्डर्स मीटिंग में स्टोर करके रखना पड़ता है आपको, मतलब रिकॉर्ड करना पड़ता है। चलो, वील गेट इन टच विद यू अगेन। थैंक यू सो मच।